शादी के वक्त घटी एक घटना। देखा ना मासी, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का आखिरी वक्त में कुछ भी कर सकता है। प्राकृत देव महाराज का संक्षेप लेकर आ गया। नहीं तो ये तो उन लोगों में से है जो ये वक्त पर शादी रद्द कर देते हैं। सुनीता, एक बार तू अपनी तरफ से प्राकृत से पूछ तो ले, ताकि हमें आगे की तैयारियों का पता तो चले। उस लड़के की जिद अब हद पार कर गई है। तेरे लाड प्यार की वजह से ही वो लड़का ज़्यादा ही जिद्दी बन गया है। तू तो कुछ कहती नहीं और हम कुछ कह नहीं सकते, तभी तो शादी जैसा बड़ा अवसर सामने होने के बावजूद कोई तैयारी पूरी नहीं है। कोकिला मासी ने खांसते खांसते कहा, मासी, मुझे अब कुछ नहीं कहना। तुम्हें पता है, प्राकृत अपने पापा पर ही गया है। मोहल्ले के होली तक तो सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल में उसका स्वभाव भी अपने बाप जैसा हो गया है। तुम्हें पता है, शादी की विधि के लिए हरिद्वार जाकर वैदिक विवाह कराने वाली महिला पंडितों का ग्रुप बुक कर लाया है। फूलों की सजावट के लिए जो ड्रामा किया है वो तो छोड़ ही दो। अब तो मुझे उस लड़के की चिंता सताने लगी है। सुनीता ने थक कर कहा, शादी के लिए अपने दयाशंकर को ही नहीं बुलाया? 2 पेटियों से हमारे घर के सारे कर्मकांड वही करते आए हैं। और योगेश्वर कुमार की तो इस परिवार में सगाई भी हुई थी। उन्हें पता चलेगा तो क्या इमेज बनेगी। तुझे अपने बेटे को समझाना चाहिए था। चलो, समीर आता ही होगा, उसने बाकी कैटरिंग और बारात की बात करवा लो। अगर सारा बोझ प्राकृति उठाएगा तो शादी करेगा या दौड़ता फिरेगा। कोकिला मासी अब सीट गई। तो मासी, आप आ ही गए। आपने मेरी मम्मी की अच्छी खासी क्लास ले ली है ना। मेरा लाडला मामा अब तक कहाँ फंसे हैं। मैं पिछले 1 घंटे से उन्हें कॉल कर रहा हूँ और आप मम्मी से कह रही है कि समीर को कुछ काम सौंप दो। क्या कहूँ मम्मी, तुम्हारा समीर तो बातें ऐसी करता है जैसे हवा में गोलियां चला रहा हो। प्राकृत ने घर में आते ही कहा और सुनीता हंस पड़ी। कोकिला मासी और ज़्यादा नाराज हो गई। कोकिला बा, एक बात समझ लीजिए, मेरे लिए मेरी शादी एक अवसर जरूर है, पर उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैंने पहले ही मम्मी से साफ कर दिया था कि शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। सारी तैयारियां मेरी मर्जी से होगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। अगर आप लोग इससे नहीं मान सकते तो मैं अभी भी शादी कैंसिल करने को तैयार हूँ। प्राकृत ने सख्ती से कहा, बेटा, तू अपनी तरह से तैयारियां कर, जैसा चाहे और जितना चाहे खर्च कर, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो बस इतना ही कह रहे थे कि तैयारियों में परिवार वालों को भी शामिल कर, ताकि तुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े। तेरे मामा हो या दोस्त, थोड़ा थोड़ा काम बांट दे तो जल्दी निपट जाएगा। बेटा, ऐसे ही तो कार्यक्रम पूरे होते हैं। कोकिला मासी का लहजा अचानक नरम हो गया। मासी, आप चिंता मत करें, प्राकृत सब ठीक से संभाल लेगा। बस हमें डर इस बात का है कि आखिर वक्त में वो कोई सरप्राइज ना दे दे, जैसे योगेश ने दिया था। हर बार कुछ अलग ही ले आता है। सुनीता ने कहा। इतने में समीर आ गया। उसके साथ एक और व्यक्ति भी थे। उम्र में बड़े थे, मगर चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था।
सुनीता और कोकिला मासी उन्हें ध्यान से देख रही थी। कोकीबा पहचाना नहीं? आपके परिवार में 4 पीढ़ियों से शादी और शुभ अवसरों पर ढेफा खास गुजराती थाली बनाने आते थे। पापा की शादी में तो पूरा केटरिंग ही उन्हें सौंपा गया था, प्राकृत ने कहा। देवू महाराज, सुनीता ने सौंक कर कहा। अरे देवलो, राजमोहन भाई का देवलो? कोकीबा ने भी कहा। हाँ कोकीबेन, राजमोहन भाई का देवलो। आपके साथ पढ़ा लिखा और फिर पापा के कुकिंग बिजनेस में जुड़ गया था। देवू महाराज बोले। समीर, तू इसे कहाँ से पकड़ लाया? इसकी उम्र तो देख। अब तुझसे इसकी मदद से खाना बनवाना है। जरा इसकी उम्र का तो ख्याल कर। पहले जैसी रफ्तार नहीं रही होगी। हाँ, अगर इसका बेटा बिजनेस कर रहा है तो उससे करवा सकते हैं। कोकीबा फिर बोल पड़ी। कोकीबा, थोड़ा सेन लीजिए। देवू महाराज सिर्फ मोहन थाल बनाएंगे, बाकी सारा खाना उनके भांजे को सौंपा गया है। उसी से पता चला कि देवू महाराज अभी भी जिंदा है और अपने बेटे के साथ वडोदरा में सेटल हो चुके हैं। अहमदाबाद के बजाय अब उनका धंधा वडोदरा में बढ़ा है। आज वो सिर्फ पापा के लिए और रामू मामा के लिए रिश्ते से आए हैं और मोहन थाल बनाने को तैयार हुए हैं, प्राकृत ने कहा। देखा मासी, मैंने कहा था ना कि आखिरी वक्त में ये लड़का कुछ भी कर सकता है। देवू महाराज का सस्पेंशन लाकर बैठा दिया, नहीं तो शादी कैंसिल ही कर दे, सुनीता ने कहा और घर में सब हंस पड़े। फिर तय हुआ कि मोहन थाल देवू महाराज बनाएंगे और सब संतुष्ट हो गए। 3 महीने के बाद दिवाली बीती और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पहले ही दिन विवाद शुरू हो गया। ग्रह शांति की विधि के लिए कौन बैठेगा? बाकी विधि कौन करेगा? उन्हें बुलाओ। महिला पंडितों के समूह की आचार्य ने कहा। मम्मी, आ जाना, तुझे पूजा में बैठना है। थोड़ी दूर खड़ी सुनीता को प्राकृत ने चिल्लाकर बुलाया और आंगन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी माँ कैसे विधि कर सकती है? तुम्हें बताया था ना कि विधि तुम्हारे पापा के कजिन और उनकी पत्नी करेंगे। ये नए नए तूत मत निकाल। एक विधवा कैसे पूजा कर सकती है? कोकी मासी सीख पड़ी। क्यों? एक विधवा 5 साल के बच्चे को पाल सकती है, उसे पढ़ा लिखा सकती है, उसका करियर बना सकती है, दिन रात मेहनत कर सकती है, अपने सुख दुख भूल सकती है और जब उसी बच्चे की शादी आती है तो वो दूर खड़ी रहे। कैसा समाज है ये? प्राकृत का स्वर ऊंचा हो गया। अभी बहस मत कर। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। हर बार तू नई साले मत चलाया कर। कोकी मासी जलाई। डोशी जी, ये मेरा घर है, मेरी माँ है और मेरी शादी है। जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। पसंद हो तो रहिए, नहीं तो सामने गाड़ी खड़ी है, जा सकते हैं। मेरी शादी की विधि मेरी माँ ही करवाएंगी। उसने मेरे सुखी जीवन के लिए जो संघर्ष किया है उसे भुलाकर मैं किसी और से क्यों करवाऊँ? मेरा भगवान आप जैसा संकरणीय नहीं है। उसे बस पूजा से मतलब है, वो पुरुष करे या स्त्री। बीवी खोने वाले पुरुष के लिए तो कोई नियम नहीं है। विदुर जैसे चाहे वैसे जिए, पर विधवा पर हजारों बंदी से ऐसा समाज नहीं चाहिए मुझे। अगर महिला पंडित पूजा कर सकती है तो
मेरी माँ भी कर सकती है। जिसे पसंद है वो रुके, जिसे नहीं है वो जा सकता है। कहते हुए प्राकृत ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें यज्ञकुंड के आगे बैठाया। महिला पंडितों ने उनके माथे पर चंदन लगाया और श्लोक बोलने लगी। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वाह स्वस्ति न पुष्पा विश्ववेदापि से। बैठे कुछ लोग आश्चर्य से तो कुछ लोग मुस्कान और सम्मान से प्राकृत की शादी की शुरुआत को निहारने लगे।